डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका इजराइल के हमले में ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई की मौत, खमेनेई समेत परिवार के 4 सदस्यों की मौत। अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार की भी मौत। ईरान में 40 दिनों के राष्ट्र शोक की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, इतिहास का सबसे क्रूर व्यक्ति मारा गया। पीएम मोदी का मिशन साउथ। पीएम मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी दौरे पर। तमिलनाडु और पुडुचेरी को 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। मदुरै में एनडीए की विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद केजरीवाल आज जंतर मंतर पर भरेंगे हुंकार। केजरीवाल आज सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जंतर मंतर पर आपकी पूरी राष्ट्रीय लीडरशिप रहेगी मौजूद। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में नतीजे जारी। छोटे शहरों में नहीं दिखा बीजेपी जेएमएम का दम। नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने मारी बाजी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में मारे गए हैं। उनके साथ उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए हैं। इस खबर ने वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव और युद्ध की आशंका को चरम पर पहुंचा दिया है। ट्रंप और इजराइल के दावे के बाद अब ईरान की सेना, सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA और मुख्य समाचार चैनल प्रेस टीवी ने आधिकारिक तौर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। शनिवार को जिस समय यह हमला किया गया, उस समय खामेनेई अपने दफ्तर में मौजूद थे। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अपने बयान में इमाम खामेनेई की शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। संगठन ने उनकी मौत को सम्मानित शहादत बताते हुए कहा कि उनका रास्ता जारी रहेगा। बयान में अमेरिका और जायोनी शासन की जिम्मेदारी ठहराते हुए कड़ी कार्रवाई और बदले की चेतावनी दी गई है। साथ ही जनता से राष्ट्र एकता और मजबूती दिखाने की अपील की गई है। इससे पहले प्रेस टीवी ने लिखा, इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए संयुक्त हवाई हमलों में मारे गए हैं। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 1 हफ्ते के सार्वजनिक अवकाश और 40 दिन के सार्वजनिक शोक की घोषणा की गई है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए कहा था, इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक अब नहीं रहा। उन्होंने इसे ईरान के लोगों के लिए स्वतंत्रता का एक बड़ा अवसर बताया था। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी संकेत दिए कि खामेनेई का पूरा ठिकाना जमींदोज कर दिया गया है। इजरायली खुफिया सूत्रों का दावा है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसे अत्याधुनिक हथियारों और सटीक जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया। अब ईरान में सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा और दहशत का माहौल है, जबकि सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय और सैन्य कमांडरों ने इस कायराना हमले का बदला लेने की बात कही है, जिससे पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध या तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं गहरा गई हैं। इस बीच ईरानी सेना के नए कमांडर इन चीफ के नाम की घोषणा हो गई है। अहमद बाहिदी अब इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। 86 साल के अयातुल्ला अली खामेनेई के कार्यालय में ही ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और अमेरिका इजराइल से टकराव बढ़ा। उन्होंने रिवॉल्यूशनरी गार्ड और क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क को मजबूत किया, लेकिन आर्थिक संकट और दमन के कारण देश में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। 2022 के महसा अमीनी आंदोलन सहित कई आंदोलनों को सख्ती से दबाया गया। 1989 में अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद खामेनेई ने सत्ता संभाली और इस्लामी गणराज्य को नई दिशा दी। उन्होंने शिया धर्मगुरुओं और रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ताकत बढ़ाई, जो बाद में सैन्य और आर्थिक रूप से बेहद प्रभावशाली संस्था बन गई। उधर इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। इसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई एयरपोर्ट पर कई विदेशी यात्री परेशान नजर आए हैं।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है ईरान पर इस हमले की? देखिए, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध जारी था, उसमें कल मतलब एक बड़ी खबर जो आई है स्थानीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए कि इस हमले में ईरान के सबसे बड़े जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामेनेई, वो तो मारे गए ही हैं। 40 से ज्यादा सीनियर अधिकारी को अमेरिका और इजराइल की फोर्सों ने चुन चुन करके मारा है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आयतुल्ला खुमैनी के परिवार से उनकी बेटी, उनकी पोती, उनके दामाद मोहतबा खामेनेई और उनकी बहू जहरा हद्दाद की भी मौत हो गई है। इसमें जो खबर आ रही है कि इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कमान ने ईरान की कमान को बुरी तरह चोट पहुंचाई है। और उसके बाद जो ईरान की सेना जो कल आसपास के जो मुस्लिम देश हैं उनमें उनमें जो स्थित है अमेरिकी सैनिक अड्डे, उन पर जिस तरह से कड़ा हमला किया था, उसका यह जवाब माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसको कहा है कि ये एक अप्रतिम तानाशाह का अंत है। और इजराइल ने भी एक खमेनी के खात्मे की बात पुष्टि कर दी है। और अब जो है ईरान में शोक का माहौल है। 40 दिनों का शोक मनाया जाएगा। 1 सप्ताह का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। और इसके बाद जो है ईरान ने फिर ये बात दोहराई है कि हम जल्लादों के सामने नहीं झुकेंगे और हम सुप्रीम लीडर की मौत का बदला बहुत कष्ट लिया जाएगा, जिसे दुनिया याद रखेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खामेनेई समेत परिवार की उनकी काफी लोगों की मौत हो चुकी है। इतिहास का सबसे क्रूर व्यक्ति मारा गया, ऐसा ट्रंप ने कहा है। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य टकराव तेज होता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी मंत्री की ओर से दावा किया गया है कि 330 अफगानी लड़ाके मारे गए हैं। वहीं दूसरी ओर अफगान पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जेट गिराया गया और उसका पायलट जिंदा पकड़ा गया है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। अफगानिस्तान के तालिबान रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। साझा किए गए कथित वीडियो में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। हालांकि इन वीडियोस और दावों की सत्यता की पुष्टि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुई है। इससे पहले पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में 29 स्थानों पर व्यापक हवाई बमबारी किए जाने की खबरें सामने आई थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने 297 अफगानी लड़ाकों को मार गिराने और 89 चेक पोस्ट तबाह करने का दावा किया है। दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी 7,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सुबह लगभग 11:15 बजे पीएम पुडुचेरी में 2,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो दोपहर 3 बजे मदुरई में 4,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और तमिलनाडु के 8 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन शामिल है। पीएम मोदी शाम 4 बजे प्रधानमंत्री तिरुपरकुंद्रम स्थित श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में यहाँ पहाड़ी पर दीप जलाने को लेकर कानूनी विवाद रहा था, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं के पक्ष में निर्णय दिया था। प्रधानमंत्री मोदी मदुरई में एनडीए की एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा और हिंदू मुन्नानी जैसे संगठनों ने पीएम के दौरे को देखते हुए सोमवार 2 मार्च को
गिरिवलम यानी परिक्रमा का आह्वान किया है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस दौरे को क्षेत्र के विकास और आगामी राजनीतिक परिदृश्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हुंकार भरेंगे। राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उन्हें और 22 अन्य को बरी करने के बाद उनका पहला बड़ा सार्वजनिक संबोधन ये होगा। कोर्ट ने जांच को पूर्व नियोजित और साजिशपूर्ण करार दिया। आम आदमी पार्टी इसे सच्चाई और ईमानदारी की जीत मान रही है, जो पूरे देश में एक संदेश देगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रविवार की सभा ऐतिहासिक होगी। उन्होंने बताया कि सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर पूरी राष्ट्रीय लीडरशिप मौजूद रहेगी, चाहे वो गुजरात, गोवा, पंजाब या दिल्ली के नेता हों। उन्होंने भरोसा जताया कि इस सभा से जो आवाज उठेगी वो पूरे देश तक पहुंचेगी। आपको बता दें, केजरीवाल आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हुंकार भरेंगे। राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उन्हें और 22 अन्य को बरी करने के बाद उनका पहला बड़ा सार्वजनिक संबोधन होगा। कोर्ट ने जांच को पूर्व नियोजित और साजिशपूर्ण करार दिया। आम आदमी पार्टी इसे सच्चाई और ईमानदारी की जीत मान रही है, जो पूरे देश में एक संदेश देगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सभा ऐतिहासिक होगी। उन्होंने बताया कि सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर पूरी राष्ट्रीय लीडरशिप मौजूद रहेगी, चाहे वो गुजरात, गोवा, पंजाब या दिल्ली के नेता हों। उन्होंने भरोसा जताया कि सभा से जो आवाज उठेगी वो पूरे देश तक पहुंचेगी। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा क्षण है। जब कोर्ट से ये निर्णय आया था तो अरविंद केजरीवाल काफी भावुक नजर आए थे। इसी पल के बाद अब अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हुंकार भरेंगे। राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? आज जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की सभा आयोजित होने वाली है। जिस तरह से केजरीवाल और केजरीवाल के सहयोगी और शराब घोटाले से बरी कर दिया है, उस लिहाज से केजरीवाल और केजरीवाल की पूरी पार्टी उत्साहित है। और इसी को लेकर के आज केजरीवाल ने जंतर मंतर पर एक धरना और आंदोलन करने का घोषणा की है। और उनका कहना है कि इसके जरिए हम दिल्ली की जनता को यह बताएंगे कि उनको किस तरीके से मोदी सरकार ने अपने कुचक्र में फंसाया था और शराब घोटाले का झूठा आरोप लगाया था, जिसके बाद कोर्ट ने सारे तथ्यों की जांच करने के बाद उनको बरी कर दिया है। लेकिन इधर मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी का कहना है कि कोर्ट ने सारे तथ्यों की जांच नहीं कर दी है या फिर सीबीआई या ईडी कुछ तथ्यों को सही तरीके से रख नहीं पाई कोर्ट के सामने। अब इस मामले को बीजेपी में ईडी और तमाम जो कंपनियां हैं वो हाई कोर्ट में ले जाएंगे। उसके बाद केजरीवाल के मुकदमे को फिर से खोला जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी जो कोर्ट से केजरीवाल और उनकी पूरी टीम को राहत मिली है, उससे केजरीवाल और उनकी पार्टी काफी उत्साहित है और इसी को लेकर के आज उन्होंने जंतर मंतर पे धरने का प्लान बनाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर झारखंड से है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सियासी तस्वीर साफ हो गई है। कल रात 8 बजे तक राज्य के अलग अलग काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती हुई है।
कुछ नगर निकायों में सभी नतीजे आ गए हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर आज सुबह 8 बजे से फिर से काउंटिंग हुई है। ये चुनाव दलीय नहीं होते, लेकिन उम्मीदवारों को राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता है। कल तक जारी नतीजों के अनुसार निर्दलीय उम्मीदवार 17 सीटों पर जीते हैं। बीजेपी समर्थित 12 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। वहीं झामुमो समर्थित 9 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस समर्थित 2 माले, बसपा और राजद समर्थित एक प्रत्याशी जीते हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि इस बार छोटे शहरों में बीजेपी या झामुमो का दबदबा कम ही दिखा। झारखंड के नगर परिषद और नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार निर्दलीय ही जीते। उधर गढ़वा जिले के माजियाओ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रदीप साव चुनाव जीतने के बाद जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस जैसे ही अखौरी तहले पहुंचा, वहां पहले से उपस्थित भीड़ ने जुलूस पर हमला कर दिया। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र रण क्षेत्र में बदल गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों ओर से सभी लोग भाग गए थे। आपको बता दें, झारखंड में नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सियासी तस्वीर साफ हो चुकी है। कल रात 8 बजे तक राज्य के अलग अलग काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती हुई थी। कुछ नगर निकायों में सभी नतीजे आ गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, झारखंड में नगर निकाय चुनाव हो चुके हैं, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। नगर निकाय चुनाव झारखंड में 48 नगर निगम और नगर निकाय चुनाव हुए हैं, जिसमें से सारे में अगर देखा जाए तो पूरी अगर इन ऑल देखा जाए तो 48 में बीजेपी को रांची राजधानी सहित नगर माने महापौर के 13 लोग जो समर्थित लोग जो थे वो चुनाव जीते हैं। जेएमएम के 11 और कांग्रेस से समर्थित लोग 3 लोग जीते हैं। यानी इस बार जो दलीय स्थिति ये दलीय चुनाव नहीं था, लेकिन सिर्फ पार्टियों का समर्थन प्राप्त था। और खास करके कि इस बार जो है प्रतिष्ठा भी लगी हुई थी, सभी दलों के प्रतिष्ठा लगी हुई थी कि हमारे जो है समर्थित उम्मीदवार कितना चुनाव जीत कर आते हैं। इसी में जो है सबसे जो दिलचस्प मामला था कि रांची शहर का, रांची की राजधानी झारखंड की राजधानी रांची के जो महापौर का जो चुनाव था, उसमें लगातार जो है 2 दिन तक लगातार सस्पेंस बना रहा। कांग्रेस और बीजेपी में लगातार उतार चढ़ाव होता रहा। एक बार और इस बार जो सबसे देखने वाली बात रही कि जो है इस बार जेएमएम को अप्रत्याशित सफलता मिली है। क्योंकि पहले के अगर चुनाव को देखा जाए, जो पहले बार जो नगर निकाय चुनाव जो हुए थे, उसमें जो है 5 जगहों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीते थे। लेकिन इस बार का जो है कुछ इतर रहा था। इस बार जैसे देवघर और गिरिडीह नगर पालिका, ये बड़ा महत्वपूर्ण नगर पालिका है, और यहाँ पर जो है जेएमएम के जो समर्थित उम्मीदवार थे वो चुनाव जीते हैं। यानी जो है जो जेएमएम ने अपनी गहरी पैठ बना ली है इन शहरी मतदाताओं के बीच। भाजपा कहा जाता था कि शहरी मतदाताओं के बीच जो है भाजपा की अच्छी पकड़ रहती थी, लेकिन इस बार जो है वो बिखरता दिखा है। और जो है झारखंड जेएमएम की जो है एंट्री हुई है। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के 3 जो है उम्मीदवार जो है चुनाव जीते हैं। यानी लब्बो लुभाव ये कि इस बार जो झारखंड का जो निकाय चुनाव था वो बड़ा ही दिलचस्प रहा है। इसका एक सीधा सा लगा होगा कि चूंकि भाजपा की जो बढ़त, और हाँ, 11 निर्दलीय भी जो है निर्दलीय समर्थित, यानी या तो पार्टी से भागी रहे हैं या निर्दलीय रहे हैं, उनको भी ये सफलता मिली है। ये कि धनबाद जैसा जो क्षेत्र है, लगातार जो है धनबाद और बोकारो यानी धनबाद और चास में लगातार जो है ये पेच लगी हुई थी कि कौन कब जीतता है, कौन ये करता है। धनबाद में जो इस बार जो चुनाव जीते हैं, संजीव सिंह चुनाव जीते हैं, जो बीजेपी के जो वहाँ के जो विधायक हैं रागिनी सिंह, उनके पति हैं, लेकिन वो भाजपा से समर्थित नहीं थे, वो जो है निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। तो यानी कि इस बार का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प रहा है। और इसका बीजेपी को जो इसमें जो इसके जो मतदाता जो छिटके हैं, इसका एक ये भी कारण है, एक तो कि जेएमएम की अपनी पकड़ मजबूत होती जा रही है, और दूसरा ये जो है
यूजीसी का जो बिल आया है, हमारी टीम ने जो कुछ मतदाताओं से, लगातार जो मतदाताओं से, कुछ लोगों से बात की थी, तो लोगों का कहना था कि यूजीसी की टीम से जो है ये जो है मतदाता जो है सो थोड़ा सा बिखरे हैं। जी अमिता। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में विस्तार और भाजपा प्रदेश संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच शनिवार को राजधानी में सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भाजपा संगठन के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष की समीक्षा और आगे के कार्यक्रमों के साथ ही भाजपा संगठन विस्तार और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में यह भी तय किया गया है कि संघ, सरकार और भाजपा के आगामी कार्यक्रमों में आपसी समन्वय और मजबूत किया जाएगा। साथ ही तीनों विंग के लोग घर घर पहुंचकर सभी वर्गों से संवाद करेंगे। बैठक में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में संघ के समन्वय से रणनीति तैयार करने पर भी मंथन किया गया। राजधानी के निराला नगर स्थित संघ के कार्यालय सरस्वती कुंज में आयोजित ये बैठक संघ सरकार की गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने, समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने और आगामी चुनाव के लिए रणनीति तय करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी व महामंत्री धर्मपाल सिंह, संघ के क्षेत्रीय प्रचारक अनिल के अलावा विभिन्न अनुसांगिक संगठनों के प्रांतीय और क्षेत्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में शताब्दी वर्ष मना रहे संघ की तरफ से आगामी कार्यक्रमों में की रूपरेखा रखी गई और इसमें सरकार और संगठन की सहभागिता तय की गई है। साथ ही संघ ने प्रदेश में अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों को और मजबूती देने की योजना बनाई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी है जो बैठक हुई है उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये आज पहली बात लंबे समय से इस बात की प्रयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में किया जा सकता है और इसी क्रम में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और जैसा कि अब चुनाव 2027 का बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में इस बात के प्रयास लगातार लग रहे थे कि मंत्रिमंडल में का विस्तार किया जा सकता है। और चूंकि संगठन के विस्तार की जो बात हो रही थी, संगठन का विस्तार उत्तर प्रदेश में भाजपा का हो चुका है और संगठन के विस्तार के बाद माना जा रहा है कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार को स्वरूप दिया जा सकता है सरकार की तरफ से, और इसी क्रम में ये सारी बातचीत हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।